भोलपुर गांव में एक दंपत्ति भुट्टे की खेती करते थे। उनकी 14 साल की एक बेटी थी जिसका नाम चंपा था। एक दिन खेती करते हुए चंपा की माँ खेत में ही बेहोश हो जाती है। चंपा चंपा जल्दी आओ, देखो माँ को क्या हो गया है, वह बेहोश हो गई है। चंपा भागते हुए खेत में आती है। क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ माँ को? क्या पता, काम करते करते एकदम गिर सी गई। जल्दी उठाकर डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चंपा और उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या तकलीफ़ है? ऐसा कब से हो रहा है इनके साथ? यह तो पहली बार है। नहीं, इस बीमारी को बहुत दिन हो गए हैं, कम से कम 4 महीने। अगर आप पहले आते तो यह बीमारी इतनी नहीं फैलती। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, इन्हें लगातार 4 महीने तक खिलाना होगा। अगर दवाई से ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑपरेशन करना होगा और इन्हें सख्त आराम की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, दवाई कितने की होगी? यही 5-6 हज़ार की। इतना महंगा? बीमारी भी तो बड़ी है। कमलेश चंपा की माँ कोमल को घर ले आता है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। क्या हुआ? जब से डॉक्टर से मिलकर आए हो मुंह पर 12 बजा हुआ है। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने क्या किया? इस बीमारी के बारे में मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या माँ को पहले से ही बीमारी थी? हाँ, और अब बीमारी और बढ़ गई है। पता है, 5,000 की दवाई लिख कर दिया है डॉक्टर साहब ने। हाँ तो क्या करते, पूरे मोहल्ला में ढिंडोरा पीट देते क्या? वैसे भी हालात बुरी थी, आप तो खुद ही थक हार कर घर आते थे। आप और परेशान ना हो जाएं इसलिए नहीं बताया आपको। पर अब क्या करें? इस महीने तो दवाई का खर्च निकल जाएगा, पर अगले महीने भी हो जाएगा। हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, नहीं तो और बीमारी बढ़ जाएगी। अरे डॉक्टर लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं, बैठे बैठे तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। सबसे अच्छा है कि चलते फिरते रहें। तुम ही डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर तो पागल है ना। हाँ और नहीं तो क्या। ज़्यादा डॉक्टरी मत झाड़ा करो, पता नहीं कब चली जाओगी ऊपर। हाँ तो जाना होगा तो जाएंगे। बात बात में दोनों पति पत्नी झगड़ने लग गए। यह देखकर चंपा से रहा नहीं गया। चंपा चिल्लाते हुए बोली, अब चुप हो जाओ आप लोग, यह कोई झगड़ने का समय है क्या? हाँ, तुम ही समझाओ अपनी माँ को, मुझसे नहीं समझेगी ये लो दवाई ले आए हैं, अब चुपचाप बैठी रहो घर में, चाह कर भी काम नहीं कर पाओगी। बहुत हेवी डोज वाली दवाई है, ये खाने के बाद नींद आने लगेगी और जितना आराम करोगी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ, चंपा ठीक कह रही है, हम भी यही कहने वाले थे। आप तो चुप ही करो, आए बड़े खुद को डॉक्टर समझने वाले। माँ तुम चिंता मत करो, मैं और पिताजी खेती कर लेंगे। चंपा थी तो एक लड़की, लेकिन उसकी सोच बहुत आगे थी। वह समझ गई थी कि माँ की हालत बहुत नाजुक है। वह सुबह के 4 बजे उठकर खाना पकाती, माँ को दवाई देती और पिताजी के साथ खेती करने को जाती। हर दिन यही होता। कुछ दिनों बाद खेत में ढेर सारे भुट्टे उग आए। चारों ओर भुट्टे ही भुट्टे थे। इस बार तो बहुत अच्छी खेती हुई है। हाँ बिटिया, यह सब तेरी वजह से ही हुआ है, पर कुछ फ़ायदा नहीं है। कुल मिलाकर 10-12 हज़ार ही होंगे। ये क्या पिताजी, इतना कम क्यों? वे लोग हमसे सस्ते दामों में भुट्टे खरीदते हैं और बाज़ार में अच्छे दामों में बेचते हैं। आपसे हम भी बाज़ार में ही भुट्टे बेचेंगे। आप खेत का काम देख लीजिए और मैं बाज़ार में भुट्टे बेच आऊँगी। पर तू ये सब अकेले कैसे करेगी? यह तो पता नहीं पिताजी, लेकिन हमसे जो हो सकेगा हम सब करेंगे। अगले दिन चंपा बाजार में भुट्टे बेचने जाती है। उसने एक भुट्टे का दाम 5 रुपये रखा। भुट्टा ले लो, भुट्टा, कच्चा कच्चा भुट्टा। कुछ देर में चंपा के आधे से ज़्यादा भुट्टे बिक जाते हैं। तभी एक आदमी आता है। कैसे है भुट्टे? 5 रुपये। चिल्ला चिल्ला कर गला सूख गया, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? 3 रुपये लगाओगे? सब ले लूँगा। नहीं नहीं, अंतिम भाव 4 रुपये है। ठीक है, दे दो। वह आदमी सारा भुट्टा ले गया और जाते जाते कहता है, बेवकूफ़ हो तुम। चंपा सोचती है ये इतने सारे भुट्टों का क्या करेगा और मुझे बेवकूफ़ क्यों कहा उसने। चंपा ने उस आदमी का पीछा किया। वह आदमी भुट्टे बेचने वाला था। वह उस भुट्टे को पकाकर 20 रुपये में बेचा करता था। अरे हम तो सच में बेवकूफ़ निकले। अब हम भी भुट्टे को पकाकर बेचेंगे, कमाई 4 गुना बढ़ जाएगी और माँ का इलाज भी हो जाएगा। अगले दिन से चंपा भुट्टे को पकाकर बेचने लगी। अब चंपा हर दिन समझदार होते जा रही थी। 20 रुपये का भुट्टा ले लो, स्वादिष्ट भुट्टा ले लो।
चंपा के पास फिर से वही आदमी आता है और उससे कहता है, इतनी सुंदर लड़की को अकेले बाजार में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कोई उठा ले जाएगा। चप्पल मारकर उसका मुंह नहीं फुला दूंगी। मेरा भी नाम चंपा है। अभी चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस भुट्टा खाने आया था। चंपा उस आदमी से नहीं डरती, उल्टा उसी को डरा देती है। जा जा, तेरे भुट्टे ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले। वैसे भी तेरे भुट्टे में ना तो चीज़ है और ना ही बटर। चंपा को नया आइडिया मिल गया था और अगले दिन से ही वह बटर भुट्टा बेचने लगी। बटर भुट्टा ले लो, गर्मा गर्म भुट्टे ले लो। चंपा का भुट्टा बहुत तेजी से बिकने लगा और लोगों को भी पसंद आ रहा था। एक दिन एक पुलिस वाला साधारण कपड़ों में आता है। चंपा उसे एक भुट्टा देती है। वह भुट्टा खाते ही कहता है, छी, कैसा भुट्टा है ये? कौन सा बटर लगाती हो इसमें? दिखाओ मुझे। हम क्यों दिखाएं तुम्हें? तुम होते कौन हो? मेरे पैसे दो और चुपचाप चलते बनो यहाँ से। मैं पुलिस वाला हूँ। हाँ, और मैं प्रधानमंत्री। फिर वो आदमी चंपा को अपना आईडी कार्ड दिखाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं अच्छे बटर का उपयोग क्या करूँगी। पुलिस वाले को चंपा पर दया आ जाती है। ठीक है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा। जी पक्का, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। पुलिस वाला उसे आखिरी मौका देकर छोड़ देता है। अब से चंपा बस अच्छे बटर का ही उपयोग करती है और धीरे धीरे वह भुट्टों की बड़ी व्यापारी बन जाती है। और इसके साथ ही उसकी माँ भी ठीक होने लगती है और पूरा परिवार खुशहाल जीवन जीने लगता है। कहते हैं, अंत भला तो सब भला। सरला अपनी बेटी सुधा और पति रामू के साथ छोटे से गांव में रहती थी। पढ़ा लिखा ना होने के कारण रामू मजदूरी किया करता था। एक दिन रामू काम की तलाश में गांव आता है। वहीं उसकी मुलाकात उसके दोस्त अजय से होती है और अजय उससे कहता है, अरे रामू, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया। अभी मैं तेरे ही घर आ रहा था। क्यों, क्या हुआ अजय? वो मुझे ऊंची इमारतों पर रंग मारने का काम मिला है, तू भी करेगा? इस काम के लिए मैं तुम्हें रोज 500 दिया करूँगा। क्या 500? हाँ भाई, करूँगा ना। 500 तो मुझे आज तक नहीं मिले। रामू अजय के साथ चला जाता है और काम पर लग जाता है। रंग करते करते थोड़ा सा रंग नीचे बांस पर गिर जाता है। रामू का पैर उस रंग पर पड़ता है। तभी रामू फिसलकर ऊंची इमारत से नीचे गिर जाता है और वहीं रामू की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद सरला और सुधा बहुत रोते हैं। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। पति की मौत के बाद सरला का जीवन मानो बर्बाद सा हो चुका था। एक दिन सवेरे सुधा अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो पिताजी भी नहीं रहे, हम कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? हम कोई काम करते हैं ना। कौन सा काम बेटा? उतने में अजय कैलाश नाम के आदमी के साथ आता है। सरला भाभी, ये कैलाश भाई हैं। रामू इन्हीं की इमारत पर काम कर रहा था। देखिए, जो हुआ उसका अफसोस तो जीवन भर रहेगा, पर अनहोनी को कौन टाल सकता है। आपके पति मेरी इमारत पर काम करने आए थे और अजय ने मुझे बताया कि आपके घर की हालत कैसी है और आपके पति के सहारे ही आपका गुजारा होता था। इसलिए मेरी ओर से ये 50,000 रुपये मदद के तौर पर रखिए, आपको जीवन में काम आएंगे। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। ले लीजिए बहन जी, मैं एक भाई की तरह आपकी मदद कर रहा हूँ, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। रख लीजिए बहन। कैलाश और अजय के लाख कहने पर सरला वो पैसे रख लेती है। अजय भी उसे अपनी तरफ से 20,000 रुपये मदद के तौर पर देता है। माँ, हमारे पास तो 70,000 रुपये आ गए। बिटिया, ये पैसे कभी तुम्हारे पिताजी की कमी पूरी नहीं कर सकते। दोनों थोड़े पैसों में राशन लाते हैं और देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे, सुधा बेटा, हम कोई कारोबार करते हैं। कारोबार? कैसा कारोबार माँ? हम इस गांव में पाव भाजी बनाकर बेचते हैं। मुझे बहुत अच्छी भाजी बनानी आती है और पाव में मसाला और चूरमा भी बनाने आता है। हो सकता है हमारे ये कारोबार अच्छा चले। अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। वाह माँ, ये उपाय तो बहुत बढ़िया है। दोनों उसी समय पास के बाजार से सामान ले आते हैं और करीब 50,000 में ही सारा सामान आ जाता है। अगले सवेरे सरला और सुधा उसी गांव में अपना ठेला लेकर आते हैं और पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। एक पीयूष नाम का आदमी सरला के पास आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर दुकान लगाने की? दिखाई नहीं देता सामने मेरी दुकान है?
चलो निकलो यहाँ से। अरे भाई साहब, हम कहाँ आपकी दुकान के सामने खड़े हैं? आपकी दुकान तो यहाँ से बहुत दूर है। देखो, ज़्यादा बकवास मत करो, अपना ठेला लेकर निकलो यहाँ से, वरना यह सब तोड़ दूंगा मैं। यह क्या ज़बरदस्ती है? ऐसे कैसे तोड़ दोगे? माँ, हम कहीं और चलते हैं ना, क्यों बहस कर रही हो? सरला और सुधा वहाँ से आगे एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं। माँ, उन लोगों से मुंह लगने से बेहतर है हम लोग आगे बढ़ जाएं। सुधा बिटिया, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, हमारे पास बहुत से ग्राहक आते। यहाँ तो सुनसान इलाका है, यहाँ एक भी दुकान नहीं है, कौन आएगा हमारे पास? माँ, जब भी कोई इंसान ईमानदारी के साथ अपना काम करता है ना, तो उसे बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसकी दुकान कैसे चलेगी। ईमानदारी से काम करने वाले लोग कभी भी भूखे नहीं मरते। और रही बात सुनसान इलाके की, तो अच्छी बात है, कोई भी इंसान अगर यहाँ आएगा तो उसे हमारी दुकान के अलावा कोई और दुकान दिखेगा ही नहीं, और उसे मजबूरी में हमारे पास ही आना होगा। तभी 3 आदमी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। उनकी नज़र सरला के ठेले पर पड़ती है, तो वह ठेले के पास आकर कहते हैं, बहन जी, कैसे प्लेट? 40 रुपये प्लेट। अच्छा, 3 प्लेट लगा दो। सरला गर्मा गर्म पाव भाजी 3 प्लेट लगा देती है। वाह, बहुत बढ़िया पाव भाजी है। उसके बाद वे लोग खाकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद 2 और लोग आते हैं। तभी उनकी नज़र सरला की दुकान पर पड़ती है, और वह लोग भी सरला की पाव भाजी खाने उसकी दुकान पर आते हैं। ऐसा करते करते वहाँ से गुजरने वाला हर इंसान सरला की पाव भाजी खाने लगा। शाम तक सरला की सारी पाव भाजी खत्म हो। देखा माँ, आप फालतू में उस आदमी को बुरा भला कह रही थी, उसी की वजह से तो हमारी इतनी कमाई हुई। वह कैसे? अगर हम उसी गांव में रहते तो वहाँ तो कई सारी दुकानें थी, यहाँ तो एक भी दुकान नहीं है, सभी लोग हमारे पास ही पाव भाजी खाने आते हैं। हाँ, यह तो तूने सच्ची कहा सुधा। दोनों ठेले को बंद करके घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी पीयूष की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। अरे, सवेरे तो इसके ठेले पर ढेर सारी पाव भाजी थी, अब तो ये दोनों खाली आ रहे हैं, मतलब पूरा ठेला खाली हो गया और सारी पाव भाजी भी बिक गई। पीयूष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले सवेरे सुधा और सरला ठेला लेकर जाते हैं और शाम में सारी पाव भाजी बेचकर वापस आते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लोगों को सरला के हाथों की पाव भाजी इतनी पसंद आने लगी कि वह अब सरला के ही हाथों की पाव भाजी खाते थे। रोज रोज खाली ठेला देखकर पीयूष का सर चकराने लगा। ये माँ बेटी रोज रोज कहाँ जा रहे हैं पाव भाजी बेचने? मुझे पता लगाना होगा। मैंने इतनी आलीशान दुकान खोल रखी है, लेकिन मेरे पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहे। यह सारी पाव भाजी खत्म करके आते हैं। आखिर ये जाते कहाँ हैं? अगले दिन सरला अपना ठेला लेकर उसी जगह पर जाती है। तभी उसे पीयूष देख लेता है और उनके पीछे चला जाता है, और वह अपनी आंखों से लोगों को पाव भाजी खाते देख लेता है। अच्छा, तो यह बात है, मैं इस इलाके में अपनी एक बड़ी सी दुकान बना लेता हूँ। अगले ही दिन पीयूष अपने ठेले को सेल पर लगा देता है, लेकिन उसका ठेला कोई भी नहीं खरीदता। तभी उसके पास सरला आती है और कहती है, आप अपने यह दुकान बेच रहे हैं? कितने में बेच रहे हैं? 1 लाख। मेरे पास 1 लाख तो नहीं है, 50,000 है। पीयूष थोड़ी देर सोचता है और वह 50,000 रुपये में दुकान बेचने को तैयार हो जाता है। अब पीयूष उस इलाके में अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल लेता है। इधर सरला भी अलग से पाव भाजी बेच रही होती है, लेकिन फिर भी लोग सरला के ही दुकान की पाव भाजी खाते हैं। यह क्या बात है? इसमें मेरा ठेला भी खरीद लिया, फिर भी इधर दुकान लगा रही है, और मेरी दुकान पर अब भी कोई नहीं आ रहा। उधर सुधा के पास भी ग्राहक आने लगे और इधर सरला के पास भी आने लगे, और पीयूष बेचारा अपनी दुकान में मक्खी मारते बैठा रहा। तभी पीयूष सरला के पास आता है और उससे कहता है, बहन जी, आप मेरी यह दुकान भी खरीद लीजिए, मेरे पास तो कोई भी नहीं आ रहा है, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। सरला उससे कहती है, देखिए, किसी की भी तरक्की को देखकर जलन नहीं करनी चाहिए।